हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपका टोटल 4 रूल्स बेटा हमने कवर कर लिए हैं प्राइमरी रूल्स की कैटेगरी में। फिफ्थ रूल पे आते हैं बेटा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम बेटा कॉमन सेंस रूल भी यूज़ करते हैं। मतलब बेटा कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं बेटा, जब आपको ना कॉमन सेंस भी थोड़ा सा आपको अपना यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ वर्ड्स पे या सिर्फ इंटेंशन पे जाना काफ़ी नहीं है। कई बार आपको बेटा क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस। देखो बेटा, इस रूल को ना हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक हम करेंगे एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट, और दूसरा हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स सच एज एंड और शैल मे। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, इसमें पहला पार्ट बेटा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट। बेटा थोड़ा समझने वाला है, ध्यान से, सिंपल। बेटा जनरल रूल क्या है वो समझो पहले। फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड इन अ स्टैट्यूट। बेटा आपको पता है, लॉ जब कोई लॉ मेकर जब कोई लॉ बनाता है ना बेटा, तो कोर्ट का कहना क्या है कि लॉ में जितने भी वर्ड्स होते हैं बेटा, जितने भी वर्ड्स A to Z, उन सब का कुछ ना कुछ मोटिव, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस जरूर है बेटा। तो आपको किसी वर्ड को इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, हर वर्ड को, ये मत सोचना कि कोई वर्ड यहां पर चाहिए तो बेकार का वर्ड नहीं बेटा। छोटे से छोटे वर्ड का भी लॉ में बेटा क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की, यानी कॉमन सेंस रूल की। एक्सेप्शन की बेटा, हम एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो एक्सेप्शन पे तो ध्यान देना ही है बेटा। तो नॉर्मली बेटा, नॉर्मली बताओ क्या होता है। नॉर्मली तो स्टैट्यूट में एक एक वर्ड जो लिखा होता है, एक एक वर्ड बेटा, एवरी वर्ड, उसका क्या लेना है बेटा, फुल इफेक्ट। फुल इफेक्ट का मतलब बेटा हर वर्ड का एक इंपॉर्टेंस होता है बेटा, तभी वो लॉ मेकर ने स्टैट्यूट में डाला है। हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर वर्ड का बेटा एक सिग्निफिकेंस है उस लॉ में, तभी लॉ मेकर ने लॉ बनाते समय उस वर्ड को लॉ में डाला है बेटा। ठीक है, तो आप बेटा किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं करोगे ये कह के कि ये वर्ड बेकार का है, नहीं बेटा। वो अगर डाला गया है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर होगा। अब बेटा हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। ये रूल हमें क्या कहता है बेटा, ये रूल कहता है इफ नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स्ड फॉर अ वर्ड और अ फ्रेज और इट वुड डिफीट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ इनैक्टमेंट देन इट शुड बी एलिमिनेटेड। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर कोई वर्ड स्टैट्यूट में दे रखा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिस वर्ड का कोई सिग्निफिकेंस उस लॉ में नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस उस लॉ में नहीं है, तो आप उस वर्ड को बेटा क्या कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये बेटा हमेशा नहीं होने वाला है, ये एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस में ही होगा। ये एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस हैं, ये तभी होगा बेटा, नहीं तो ये नहीं होगा। पक्का। फिर उन्होंने क्या कहा, मैक्सिम ऑफ, बेटा एक लैटिन मैक्सिम है, उत्रेस मैगिस वेलियत क्वाम पेरियत। इसका क्या मतलब है बेटा, इट इज बेटर टू गिव इफेक्ट टू अ थिंग दैन टू मेक इट वॉइड। मैं अभी समझा देता हूँ बेटा। पता है बेटा ये वाला जो लैटिन मैक्सिम है, उत्रेस मैगिस वेलियट क्वाम पेरियट, ये क्या कहता है कि आपने कोई लॉ पढ़ा, उस लॉ में एक वर्ड है, उस वर्ड की वजह से, उस वर्ड की वजह से
उस लॉ का ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है, मतलब वो लॉ एक तरह से वॉइड बन रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट वर्ड। तो बेटर ऑफ है ना, बेटर ऑफ है कि उस लॉ को आप वॉइड बना दो सिर्फ एक वर्ड की वजह से, तो बेटर है वो वर्ड ही इग्नोर कर दो। बात समझो बेटा जो मैं कह रहा हूं, लॉ में किसी एक वर्ड या फ्रेज की वजह से बेटा वो लॉ वॉइड बन रहा है, तो रैदर देन कि आप लॉ को ही वॉइड बना दो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल वर्ड और फ्रेज, तो बेटर ऑफ है ना वो सिंगल वर्ड और फ्रेज ही क्या कर दो, आप इग्नोर कर दो। ठीक है बेटा, लेकिन ये मैंने आपको कहा ना, ये हमेशा नहीं होगा, ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जब होगा, नहीं तो बेटा एक एक वर्ड का आपके लॉ में इंपॉर्टेंस है, मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार दोबारा समअप कर देता हूं क्या कहना चाह रहा था वो पहले पार्ट में। वो कह रहा था नॉर्मली लॉ मेकर लॉ बनाते समय जो वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करता है, हर वर्ड हर फ्रेज का सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है, इंपॉर्टेंस होता है बेटा, इग्नोर नहीं करना है उस वर्ड को। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको ऐसा लगता है कि यार ये वर्ड ये फ्रेज बेकार का डाला हुआ है, ठीक है, इग्नोर कर दिया जाए इसको, तो बेटा आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट डिफीटेड बाय द ओमिशन ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, तो बेटा उत्रेस मैगिस वेलियट क्वाम पेरियड का लैटिन मैक्सिम में अप्लाई करेगा। मतलब बेटा ये लैटिन मैक्सिम क्या कहता है कि एक वर्ड या फ्रेज की वजह से आप किसी लॉ को वॉइड बना दो, तो बेटर ऑफ ये है कि उस वर्ड और फ्रेज को ही आप पढ़ते समय क्या कर दो, इग्नोर कर दो बेटा। ठीक है, तो बेटर ऑफ है लॉ को वॉइड बनाने से ज्यादा अच्छा क्या है बेटा, जो वर्ड जिस वर्ड की वजह से वो लॉ वॉइड बन रहा है वो वर्ड ही छोड़ दो ना बेटे, रैदर देन कि आप कहो कि लॉ ही बेकार का है, लॉ ही वॉइड है। अब बेटा अब हम कुछ वर्ड्स हैं जो काफी बेटा लॉ में यूज होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे, जैसे और, एंड काफी यूज होते हैं ना बेटा। शैल को बेटा हम मस्ट भी कहते हैं, एक ही बात होती है, और मे। बेटा इन वर्ड्स का लॉ में क्या सिग्निफिकेंस है वो हम समझेंगे, देखना बेटा। यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, पहले है और एंड। बेटा और इज अ डिसजंक्टिव वर्ड। बेटा क्वेश्चन आता है और एंड शैल मे पे, इस पे आता है। और क्या होता है बेटा, डिसजंक्टिव वर्ड। डिसजंक्टिव मतलब ये दो स्टेटमेंट्स को अलग करता है, डिसजॉइन करता है। ये जो और वर्ड है ये दो स्टेटमेंट्स को क्या करता है बेटा, डिसजॉइन करता है। ठीक है, डिसजॉइन मतलब अलग करता है, ये या ये, तो और बीच में है ना बेटा, दो कंडीशंस है बेटा, बीच में वर्ड और है, तो और क्या कर रहा है, दोनों को डिसजॉइंट कर रहा है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। जैसे बेटा जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस करते हो, पढ़ा हुआ है ना बेटा सबने, तो बिल्कुल बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं, मेजॉरिटी वही दे रहा हूं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। देखो जब आप रेजिडेंशियल, ये एग्जांपल लिखना चाहोगे बेटा लिख लेना, आपको याद रहेगा। जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हो तो हमने इंडिविजुअल का केस पढ़ा था, उसमें आप पहले तो देखते हो बेसिक कंडीशंस, है ना, और फिर आप देखते हो एडिशनल कंडीशंस। अब बताओ, बेसिक कंडीशंस पहली थी 182 डेज वाली, है ना, और दूसरी थी 60 डेज वाली और 365 डेज वाली, दोनों के बीच में बेटा और लगा था। यानी क्या मतलब, पहली हो जाए या फिर दूसरी हो जाए, दोनों में से एक भी हो गई तो इंडिविजुअल को रेजिडेंट माना जाएगा, है ना। दोनों के बीच में और लगा है, और मतलब ये जो और है ना, ये दो कंडीशंस को डिसजॉइन कर रहा है, ये या ये। जबकि बेटा जो एंड होता है, एंड एक कंजंक्टिव
वर्ड होता है बेटा। कंजंक्टिव मतलब ये दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है बेटा। मतलब ये और ये, मतलब जैसे अब सुनो, दो कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है, तो मतलब ये भी करनी है और ये भी करनी है। पक्का? दोनों में से एक नहीं, दोनों करनी पड़ेंगी। मतलब एंड दोनों कंडीशंस को ज्वाइन कर रहा है, दोनों करनी पड़ेंगी बेटा आपको। जैसे जब आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखते हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखते हो, तो उन दोनों के बीच में वर्ड एंड लगा है। एडिशनल कंडीशन में बेटा ध्यान देना, एंड लगा है। एंड का क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? फर्स्ट भी करनी पड़ेगी, सेकंड भी फुलफिल करनी पड़ेंगी, दोनों फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो याद रखना। और एक डिसजंक्टिव वर्ड है, डिसजॉइन करता है, जबकि एंड एक कंजंक्टिव वर्ड है, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है आपस में। हाउएवर फिर से बेटा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो देखने ही है आपको। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है बेटा। In exceptional circumstances, they may be read as vice versa to give effect to the manifest intention of the legislature as disclosed from the context instead of literal meaning. Simple words में बेटा बताऊं? बेटा उन्होंने पता है क्या कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लॉ मेकर दो कंडीशंस के बीच में वर्ड लिखना चाहता है एंड, मतलब पहली भी करनी पड़ेगी, दूसरी भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो एंड की जगह लिख जाता है वर्ड और। मतलब उसका इंटेंशन नहीं था बेटा और वर्ड लिखने का, लेकिन उसने इंटेंशन नहीं था उसका बेटा और वर्ड लिखने का, उसका इंटेंशन एंड वर्ड लिखने का ही था, लेकिन गलती से उसने क्या वर्ड लिख दिया बेटा? और लिख दिया बेटा। और लिख के तो बात ही बदल गई, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर ही बदल गया बेटा। लिखना चाहता था एंड, लिख दिया और। बेटा और से तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर में ही क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। अब एक बात सुनो, अगर मैं उस स्टेटमेंट को और के हिसाब से ही पढ़ूं तो बेटा वो स्टेटमेंट तो वॉइड बन जाएगी, तो बेटर क्या है बेटा? उत्रेस मैगिस वेलियत, ये क्वाम पेरियट, ये वाला बेटा मैक्सिम अप्लाई करेगा। और ये मैक्सिम क्या कहता था बेटा? ये मैक्सिम आपको कहता है कि रेदर देन कि आप किसी लॉ को वॉइड कर दो, बेटर ऑफ है वो वर्ड इग्नोर कर दो ना। मतलब और को हम और की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि और को हम इंटरप्रेट करेंगे एज एंड। बात समझो बेटा, मैं दोबारा बोलता हूं। किसी कंडीशन में लगाना चाहिए था एंड, लगाया क्या? और। तो लॉ कहता है अगर आप और को और की तरह पढ़ते हो, ठीक है, तो बेटा इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप और को इग्नोर करो और को पढ़ो एज एंड। ठीक है, सब बताओ बेटा, बात समझ आई? एंड वाइस वर्सा, मतलब कहीं पर वो लगाना चाहता था और लगा बैठा एंड, ठीक है, तो वहां पर भी बेटा इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर चेंज हो जाती है। तो बेटर ऑफ ये है कि आप गलत वर्ड जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दो बेटा, और जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए था वो मान के चलो आप। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? कई बार बेटा आपने नोटिस किया है ना, हमारे सेक्शंस में इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट्स वगैरह होती है। तो इमेजिन करो ऐसे लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट 2 साल की, फाइन 50,000 का, बोथ। अब सुनो बेटा, अब मैं अगर इसका करेक्ट मतलब देखूं तो कायदे में होना चाहिए या तो इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल की, या फाइन होगा 50,000 का, या फिर दोनों, है ना। अब इमेजिन करो उसने और की जगह एंड लिख दिया, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 का फाइन एंड बोथ। तो बेटा एक बार बताओ, जब ऊपर आपने 2 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 का फाइन लिख दिया और बीच में एंड लगा दिया, मतलब 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी लगेगी, 50,000 का फाइन भी लगेगा, तो फिर एंड बोथ का क्या रेलेवेंस हुआ? एंड बोथ का तो कोई रेलेवेंस नहीं हुआ ना बेटा। बात समझो, जब आपने ऊपर 2 साल
एंड 50,000 का फाइन कर दिया, तो इसका मतलब आपके ऊपर 2 साल की इंप्रिजनमेंट और 50,000 का फाइन दोनों लगेगा। तो जब बीच में यहां पर एंड लगा दिया तो फिर इसका क्या रेलेवेंस हुआ बेटा? इसका क्या रेलेवेंस हुआ? कुछ भी रेलेवेंस नहीं हुआ बेटा। तो एक बात समझो, कायदे में लॉ मेकर की इंटेंशन यहां पर और लगाना ही थी, लेकिन गलती से यूज कर बैठा बेटा एंड। इंसान ही है ना, गलती से एंड यूज कर बैठा। तो अगर ऐसा कभी दिखे ना बेटा, तो समझ जाना ये लॉ मेकर से गलती हुई है। एंड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? और या तो इंप्रिजनमेंट, या तो फाइन, या तो दोनों। पक्का बताओ, बात समझ आई? अच्छा बेटा, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लिखना चाहोगे लिख लेना। अच्छा, फिर ये तो हो गया बेटा, ऊपर तो हमने पढ़ा और एंड का सिग्निफिकेंस। अब हम पढ़ेंगे मे और शैल का सिग्निफिकेंस। शैल इज ऑल्सो डिनोटेड बाय मस्ट, मतलब शैल और मस्ट आर वन इन द सेम थिंग। बेटा जो मे होता है ना, वो डायरेक्टरी इन नेचर होता है। बेटा डायरेक्टरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन मतलब बेटा मर्जी है। डिस्क्रीशन मतलब मर्जी है, करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। जैसे बेटा सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या कहता है बेटा? वो आपको सेक्शन 10, अगर आपका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ तक है, तो करंट ईयर में आप चाहो तो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा एग्जांपल बेटा। एज पर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017, a registered person may opt for composition scheme if aggregate turnover in preceding financial year is up to 75 लाख और 1.5 करोड़, है ना बेटा? तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है मे मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिशनरी है बेटा। मे मतलब डिस्क्रिशनरी है, मर्जी है आपकी। करना चाहते हो कॉम्पोजिशन के लिए, स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते चलेगा बेटा, ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, ठीक है। जबकि वर्ड, अभी इन बीच का बाद में पढ़ते हैं बेटा, जबकि वर्ड शैल और मस्ट आर मैंडेटरी इन नेचर। मैंडेटरी मतलब बेटा जहां पर वर्ड ये आ गया ना शैल या मस्ट, वो कंपलसरी हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? वो कंपलसरी, इट इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। जैसे बेटा सेक्शन 24 क्या कहता है ऑफ CGST एक्ट 2017 कि जो असेसीज मेंशन्ड है बेटा सेक्शन 24 में, जो पर्सन मेंशन्ड है बेटा सेक्शन 24 में, जैसे पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इको, OIDAR सर्विस, ये लोग जो मेंशन है सेक्शन 24 में, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है बेटा, कंपलसरी। दे शैल रजिस्टर, दे मस्ट रजिस्टर अंडर GST एक्ट। तो दे पर्सन्स mentioned under section 24 shall register in GST before making such supplies। या फिर बेटा सेक्शन 22 कहता था अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, कंपलसरी हो जाता है बेटा, शैल और मस्ट वर्ड यूज होगा। तो इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द असेसी, ठीक है, exceeds the threshold limit, the assessee must या assessee shall register under GST। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सबको? बेटा अब मैं अगर shall और must की बात करूं, क्योंकि ये कंपलसरी हैं, आपको बेटा जहां पर वर्ड shall लिखा हुआ है आपको वो काम करना ही करना है। It requires strict
कॉम्प्लायंस। स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस से बेटा पूरा करना ही पड़ेगा। जहां पर वर्ड शैल और मस्ट लगा दिया वो काम आपको करना ही करना है, ऑप्शनल नहीं है बेटा, मैंडेटरी है। जबकि अगर मे वर्ड लगाया तो सब्सटैंटिव कॉम्प्लायंस इज सफिशिएंट। बेटा सब्सटैंटिव मतलब कंसिडरेबल, सब्सटैंटिव मतलब कंसिडरेबल, ठीक ठाक कर भी लो तो भी ठीक है, नहीं करोगे चलो कोई बात नहीं, चलेगा। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, ठीक है बेटा। सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ बेटा सबको? अब ये सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा आगे। केसेस वेयर मे विल बी ट्रीटेड एज अ मैंडेटरी फोर्स। बेटा एक बात बताओ, वैसे जो मे होता है, वैसे जो मे होता है वो डायरेक्टरी इन नेचर होता है, लेकिन अब मैं आपको वो केसेस बता रहा हूं जहां पर मे को मैंडेटरी माना जाएगा, मतलब मे विल बी ट्रीटेड एज शैल, है ना। और ये देखो फिर हम पढ़ेंगे केसेस वेयर शैल विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्टरी फोर्स। बेटा वैसे बताओ शैल क्या होता है? मैंडेटरी होता है बेटा, लेकिन शैल को हम पढ़ेंगे एज अ डायरेक्टरी फोर्स। डायरेक्टरी फोर्स मतलब मे। तो अब हम वो केसेस पढ़ेंगे व्हेन मे इज ट्रीटेड एज शैल एंड शैल इज ट्रीटेड एज मे, ठीक है। देखो बेटा कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला, वेयर सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिशन कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन। बेटा आप सुनना, उन्होंने कहा वेयर द सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिशन, मतलब आपने क्या करा, वर्ड मे लगा दिया, मे लगा दिया, मे इज डिस्क्रिशनरी। अच्छा किसके साथ लगाया बेटा? कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब बेटा ड्यूटी। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपने किसी पर्सन की ड्यूटी के साथ मे वर्ड लगा दिया ना तो फिर वो मे नहीं रहता, वो शैल बनता है, क्योंकि ड्यूटी जो लॉ ने आपके ऊपर इंपोज करी है बेटा वो मर्जी नहीं है कि मैं परफॉर्म करना चाहूं कर दूं, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं बेटा, लॉ ने कहा है ये ड्यूटी आपको पूरी करनी है। ऑल्दो वर्ड मे लगा हुआ है बेटा, लेकिन मे विल बी ट्रीटेड एज शैल। जैसे बेटा जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि जो पुलिस है उसे दे मे रजिस्टर एन FIR, पुलिस मे रजिस्टर एन FIR प्रोवाइडेड दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मे रजिस्टर एन FIR, बेटा FIR रजिस्टर करना आपका राइट नहीं है, FIR रजिस्टर करना आपकी ड्यूटी है। और बेटा ड्यूटी के साथ ऑल्दो वर्ड में लगाया हुआ है, लेकिन बेटा वो ड्यूटी का मतलब क्या है? आपको परफॉर्म करनी ही करनी है। वो ड्यूटी लॉ ने आपके ऊपर क्या करी है? इंपोज, यू हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। बेटा अगर पावर दी गई है किसी पर्सन को, किसी डायरेक्टर को पावर दी गई है, तो बेटा याद रखना उस पावर को डिस्चार्ज करना, उस ड्यूटी को परफॉर्म करना, उस पावर को पूरा करना उसकी ड्यूटी बनती है, उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करना उसकी ड्यूटी बनती है। और बेटा एक बात याद रखो, अगर उन्होंने ड्यूटी के साथ वर्ड में लगा दिया ना, तो बेटा मे वर्ड ना ड्यूटी के साथ अपना सिग्निफिकेंस खो देता है बेटा, क्योंकि ड्यूटी में नहीं होती बेटा, राइट के साथ में लगता है। मेरा राइट है, मैं आपको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं में, लेकिन बेटा अगर जो ड्यूटी है, ड्यूटी के साथ वर्ड में नहीं लगता, ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी ही करनी होती है, ड्यूटी के साथ वर्ड शैल लगता है। तो गलती से अगर लॉ मेकर ने ड्यूटी के साथ मे वर्ड लगा दिया तो बेटा मे विल बी रेड एज शैल, ठीक है। सेकंड, वेयर रेमेडी विल बी एडवांस्ड एंड मिसचीफ विल बी सप्रेस्ड। वही बात बेटा जो हमने ऊपर वाले रूल में पढ़ी थी बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन में। मैंने क्या कहा बेटा,
अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन है कि हम मिसचीफ को सप्रेस करना चाहते हैं और हम रेमेडी एडवांस करना चाहते हैं, मतलब जो भी लॉ में डेफिशिएंसीज थी उनको सप्रेस करेंगे, ठीक है, उनको भरेंगे और उसकी जगह नई रेमेडी लेके आएंगे। तो ऑल्दो वर्ड मे लगाया हुआ है बट मे विल बी रेड एज शैल, ठीक है। फिर वेयर द वर्ड मे has been used in the statute as a matter of pure conventional courtesy। सुनना बेटा, बेटा कई बार आपने ना लॉ में कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि जैसे केस जाता है एनसीएलटी के पास या केस जाता है कोर्ट के पास, तो उसमें लिखा होता है एनसीएलटी मे पास एन ऑर्डर, एनसीएलटी मे पास एन ऑर्डर, या कोर्ट मे पास एन ऑर्डर। मैंने कोर्ट में बेटा कोई अपील फाइल करी, ठीक है, भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरा टैक्स ज़्यादा बना दिया, ठीक है, मैंने कोर्ट में बेटा केस फाइल कर दिया, अपील फाइल कर दी। अब एक बार बताओ, उसमें लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, कोर्ट मे हेयर एन अपील, मे पास एन ऑर्डर। बेटा आपको पता है मे पास एन ऑर्डर नहीं होता है बेटा, कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा, कोर्ट को अपील सुननी पड़ेगी। बस बेटा क्या होता है ना, कोर्ट है कर्टसी तौर, बेटा इज्जत भी रखनी होती है ना, कोर्ट तो एक बहुत हाई लेवल की बात आ गई ना, तो कोर्ट की बेटा कर्टसी रखनी होती है। तो कोर्ट के लिए बेटा वर्ड हम शैल नहीं यूज करते, कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकते। प्यार से बोलो ना, आप चाहो तो आप ऑर्डर पास कर सकते हो, उन्हें अपनी ड्यूटी पता है बेटा, उन्हें अपनी ड्यूटी पता है। तो कोर्ट के साथ ना एज अ मैटर ऑफ प्योर कर्टसी हम वर्ड शैल नहीं यूज करते हैं, वर्ड मे यूज करते हैं। कोर्ट को ऑर्डर मत दो ना, कोर्ट को रिक्वेस्ट करो, आप ऑर्डर पास करना चाहते हो तो कर दो, कोर्ट कर देगा बेटा ऑर्डर पास। लेकिन कोर्ट के लिए ना एज अ मैटर ऑफ कर्टसी हम वर्ड शैल नहीं यूज करते हैं बेटा, ठीक है। ट्रिब्यूनल के केस में बेटा शैल वर्ड नहीं यूज होता है, मे वर्ड यूज होता है। आप जब भी लॉ पढ़ोगे इस बात को नोटिस करना बेटा। फिर इफ इट रिजल्ट्स इन डिनायल ऑफ बेनिफिट टू द पब्लिक, बेटा लॉ किसके लिए बना है, पब्लिक के लिए। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा बेटा वैसी एग्जांपल देता हूं आपको। इमेजिन करो एक पर्सन भाग रहा है, पीछे पीछे एक और पर्सन भाग रहा है, और जो पर्सन पीछे भाग रहा है उसके हाथ में चाकू है, ठीक है, वो आगे वाले को बेटा मारने के लिए भाग रहा है। पुलिस वाला बैठा है बेटा चाय के स्टॉल पे, चाय पी रहा है। अब हुआ क्या, पुलिस वाले ने देखा उसको भाग रहा है, लेकिन पुलिस वाले ने कहा यार जो एक्ट है उसमें तो लिखा था पुलिस मे अरेस्ट अ पर्सन, मे अरेस्ट, तो उसने कहा मे वर्ड लिखा है यार, ऑप्शनल है, अरेस्ट करूं ना करूं फर्क नहीं पड़ता, चल एक काम करता हूं चाय पी लूं फिर सोचते हैं। ऐसा होता है बेटा? नहीं बेटा, ऑल्दो वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बेटा लेकिन उसका इफेक्ट समझो ना, वो बेटा पब्लिक के बेनिफिट के अगेंस्ट है। वो पब्लिक लॉ किसके लिए बना है बेटा? पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बना है। लॉ का बेसिक इंटेंशन पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। तो ऑल दो वर्ड में लिखा हुआ है बेटा, लेकिन इट शैल बी रेड, इट विल बी रेड एज शैल। पुलिस शैल अरेस्ट अ पर्सन। तो अगर आपको कोई सस्पेक्टेड पर्सन दिखता है तो आपको अरेस्ट करना है। ऑल दो वर्ड क्या लिखा हुआ है? मे। क्योंकि अगर मे को मे की तरह पढ़ोगे ना तो इट विल रिजल्ट इन डिनायल ऑफ बेनिफिट टू पब्लिक। पब्लिक को बेनिफिट कहां से मिलेगा बेटा? पब्लिक को नुकसान हो जाएगा। और लॉ किसके बेनिफिट के लिए बना है बेटा? पब्लिक के बेनिफिट के लिए। तो ये 4 केसेस हैं, आ सकते हैं बेटा, बाय हार्ट याद कर लेना इन्हें, ठीक है? अच्छा, व्हेन शैल विल बी ट्रीटेड एज मे, ठीक है बेटा? वेयर ट्रीटिंग इट एज मैंडेटरी विल गिव एब्सर्ड रिजल्ट्स। तो ठीक है बेटा, एक बात सुनो, अगर आप किसी प्रोविजन में शैल लगा रहे हो
तो शैल लगाने के बाद तो वो क्या बन गया, मैंडेटरी। लेकिन मैंडेटरी बनने की वजह से ना इट इज गिविंग एब्सर्ड रिजल्ट्स, बेहुदापन बेटा, मतलब लॉ का सेंस ही नहीं बन रहा है। शैल लगा के लॉ का कोई सेंस नहीं बन रहा है बेटा, लॉ वॉइड लग रहा है, एब्सर्ड लग रहा है। तो बेटर ऑफ है आप शैल की जगह क्या यूज करो, मे यूज करो। फिर वेयर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर सो डिमांड्स, तो बेटा एक बात बताओ, अगर लेजिस्लेचर का यानी लॉ मेकर का इंटेंशन किसी चीज को ऑप्शनल करने का है, ठीक है, ऑप्शनल करने का है, लेकिन गलती से लॉ मेकर ने वर्ड लगा दिया शैल, तो बेटा फिर तो वो कंपल्सरी बन गया। अब लॉ मेकर करना चाहता था उसे क्या, डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल करना चाहता था, कर क्या बैठा, कंपल्सरी। तो उसने कहा कि अगर आप शैल को शैल की तरह पढ़ते हो ना, तो यू आर डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, आप लेजिस्लेचर की इंटेंशन को डिफीट कर रहे हो। तो बेटर ऑफ है आप शैल को मे की तरह पढ़ो। वेयर इट हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट, बेटा वही कर्टसी वाली बात आ जाती है, वही कर्टसी वाली बात आ जाती है बेटा। गवर्नमेंट के साथ भी बात प्यार से करी जाएगी बेटा, मोदी जी से बात प्यार से करना। भक्त हैं बेटा मोदी के बड़े, खा जाएंगे कच्चा। तो एक बात याद रखना, गवर्नमेंट की जब बात आती है तो गवर्नमेंट के साथ वर्ड शैल नहीं चलेगा, अगर लिखा हुआ भी है तब भी नहीं चलेगा, वर्ड क्या चलेगा बेटा, मे। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ बात करोगे तो मे में बात करना, ऑल्दो वर्ड क्या लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है मोर ऑफन देन नॉट। सब बताओ समझ आया। ये आपका कौन सा रूल बेटा हमारा खत्म हो गया, फिफ्थ रूल, एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन हमारा खत्म, ठीक है। चलो प्राइमरी रूल के लास्ट रूल पे आते हैं, और मोस्ट सिंपल रूल, बहुत इजी है बेटा, बस बात समझनी है मेरी। रूल ऑफ एडजस्टिम जेनरिस, आ जाओ समझते हैं बेटा। देखो रूल ऑफ एडजस्टिम जेनरिस, रूल ऑफ एडजस्टिम जेनरिस, ठीक है बेटा। अब सुनना मेरी बात, होता क्या है बेटा, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से समझना बेटा। बेटा ये पूरा केस ना आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, और बहुत सिंपल केस है बेटा। आपने बहुत बार ना लॉ पढ़ा होगा और आपने वर्ड्स नोटिस करे होंगे, जैसे कोई लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ है वर्ड एटसेट्रा, है ना, ईटीसी एटसेट्रा, या एनी अदर वर्ड इस टाइप के, या लाइक, इस टाइप के वर्ड्स आपने पढ़े होंगे बेटा। अब इन वर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम समझेंगे एडजस्टिम जेनरिस में। जैसे बेटा इमेजिन करो, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बेटा मुझे अपने घर कोई फंक्शन था इनवाइट करा। उसने कहा यार अपने ना मदर को, अपने फादर को, एटसेट्रा को लेके आ जाइयो। ये देखो बेटा इनविटेशन करने का तरीका, तू आ जाइयो, मदर को ले आइयो, फादर को ले आइयो, एटसेट्रा को ले आइयो, ठीक है। अब बात है बेटा एटसेट्रा में कौन कौन आएगा, क्या करूं बेटा,
पूरे मोहल्ले को ले जाऊं, पूरे मोहल्ले को, चाचा ताऊ चाची सबको ले जाऊं बेटा, ताई जी वगैरह को। अच्छा दूर से भी बुला लेता हूँ, अपने रिश्तेदार भी बुला लेता हूँ बेटा, मौसी फूफा जी मामा। अच्छा वो नहीं है तो दोस्तों को भी ले आऊँ। अच्छा पड़ोसियों को बेटा क्या ले आऊँ। तो एटसेट्रा वर्ड का क्या मतलब है बेटा। तो बेटा उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा ये जो एटसेट्रा वर्ड है ना, ये एक जनरल नेचर का वर्ड है। एटसेट्रा वर्ड मतलब जनरल नेचर का वर्ड, मतलब आप बेटा जब किसी पर्टिकुलर चीज को या पर्सन को आप रेफर नहीं करते हो तो आप एटसेट्रा वर्ड लगा देते हो। तो एटसेट्रा वर्ड एक जनरल नेचर का वर्ड है, जबकि एटसेट्रा से पहले जो दो वर्ड्स आए हैं मदर फादर, वो स्पेसिफिक नेचर के वर्ड्स हैं, वो स्पेसिफिक नेचर के वर्ड्स हैं। भाई आपने मदर का स्पेसिफिकली कहा ना, उसने मदर को लेके आई हो, फादर का स्पेसिफिकली उसने कहा ना फादर को लेके आई हो। तो एटसेट्रा तो एक जनरल नेचर का वर्ड है बेटा, ठीक है, जबकि मदर फादर बेटा स्पेसिफिक नेचर के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले ये पता करो, ध्यान से सुनना, आपको एटसेट्रा का मतलब तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप स्पेसिफिक नेचर के जो वर्ड्स है ना उनकी कैटेगरी पता नहीं कर लेते। तो जब तक आप स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्ड्स की कैटेगरी पता नहीं करोगे ना बेटा, तब तक आपको एटसेट्रा वर्ड का मतलब नहीं क्लियर होगा। तो मैंने सोचा कि उसने कहा है मदर को लाने को, फादर को लाने को, मतलब फैमिली की बात कर रहा है वो, तो कैटेगरी कौन सी हो गई बेटा, फैमिली। तो स्पेसिफिक नेचर के जो वर्ड्स हैं उनकी कैटेगरी हो गई फैमिली। तो अब उन्होंने पता है क्या कहा कि अब जो ये एटसेट्रा वर्ड है ना, अब इसका मतलब आपको पता चल जाएगा। सुनो, अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक नेचर के जो वर्ड्स थे, क्योंकि उनकी कैटेगरी फैमिली है, तो एटसेट्रा जो जनरल नेचर का वर्ड है वो भी फैमिली को ही रेफर करेगा। तो बेटा सबसे पहले स्पेसिफिक नेचर के जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनकी कैटेगरी पता करो, अगर आपको एटसेट्रा का मतलब समझना है। तो बेटा अगर स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्ड्स की कैटेगरी फैमिली है तो एटसेट्रा विल रेफर टू फैमिली ओनली। तो बताओगे फिर बेटे, फिर एटसेट्रा में कौन कौन आ गया। एटसेट्रा में वाइफ आ जाएगी बेटा, सन आ सकता है, डॉटर आ सकती है बेटा, फैमिली डॉटर, ब्रदर सिस्टर भी आ सकते हैं एटसेट्रा में, ब्रदर सिस्टर, बस दैट्स इट। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर नॉट फैमिली। बात समझ आई बेटा। तो एटसेट्रा का मतलब बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन लॉ ने उसको छोटा किया है, और लॉ ने कहा है एटसेट्रा को पढ़ना है विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक वर्ड्स। तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी होगी वही एटसेट्रा की कैटेगरी होगी। तो एटसेट्रा का खुद में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एटसेट्रा का सिग्निफिकेंस है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी है वही एटसेट्रा की कैटेगरी होगी। बेटा दुनिया भर के आप एग्जाम्पल इसमें करते रहो, थक जाएंगे, खत्म नहीं होते बेटा। एटसेट्रा तो ऐसी चीज है ना बेटा, सबसे पहला वर्ड ना मैं अगर बोलूं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ बोलना सीखता है, और बेटा आप लोग जब थोड़े बड़े होते हो, स्कूल में जाते हो, सबसे पहला वर्ड आप एटसेट्रा बोलना सीखोगे। मतलब कुछ नहीं पता तो एटसेट्रा लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम्पल लिखते लिखते भूल जाता हूँ तो क्या लिख देते हैं, एटसेट्रा। तो हम तो बेटा सबसे पहले एटसेट्रा वर्ड लिखना सीखते हैं। सुनो एक और बेटा, एक दिन क्या हुआ, मैंने आपको क्लास में मैंने आपको कहा कि कल
क्लास में सब लोग अपनी बुक्स, कॉपीज, पेन्स एटसेट्रा लेके आओगे। ठीक है, बुक्स, कॉपीज, पेन्स एटसेट्रा लेके आओगे क्लास में, पक्का? फिर से बेटा, ये एटसेट्रा वर्ड का क्या मतलब है बेटा? एटसेट्रा वर्ड का, अब बेटा जिसने रूल ऑफ एडजुस्टिम जेनरिस नहीं पढ़ा हुआ है ना, अब एक बच्चा क्या था, बाइक ले आया बेटा क्लास में अपनी, सर आपने ही तो कहा था एटसेट्रा कुछ भी ले आना। एक बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया, सर आपने ही तो कहा था एटसेट्रा कुछ भी ले आना। बात समझ आ रही हो बेटा? कोई रिश्तेदारों को, दोस्तों को ले आया बेटा, तो ये मतलब होता है बेटा? नहीं बेटे, ऐसे थोड़ी ना है भाई। एटसेट्रा एक जनरल नेचर का वर्ड है, माना जनरल नेचर का है, लेकिन इसका भी अपना एक दायरा है, और इसका दायरा कहां तक होगा वो डिपेंड करता है इन स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्ड्स पे। इनकी कैटेगरी क्या है? इनकी कैटेगरी क्या है? तो बेटा इनकी कैटेगरी क्या है? स्टेशनरी। भाई मैंने आपको क्या लाने को कही है? स्टेशनरी लाने को कही है। कोई पेंसिल, कोई आपका बाइक लेके आ रहा है, कोई साइकिल लेके आया, कोई गाड़ी ले आया, बात समझो बेटा। तो मैंने आपको स्टेशनरी लाने को कहा। एटसेट्रा का मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी होगा। तो एटसेट्रा में क्या क्या आ सकता है बेटा? फिर आपने सर कॉपी कहा था, तो क्या रजिस्टर्स आ जाएंगे? बिल्कुल बेटा, स्टेशनरी है, रजिस्टर्स आ जाएंगे। सर आपने पेन्स कहा था लाने को, तो क्या पेंसिल आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी बेटा। इरेजर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा। शार्पनर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? तो एटसेट्रा वर्ड का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन लॉ ने उस दायरे को लिमिटेड कर दिया बेटा। और एटसेट्रा वर्ड का दायरा सिर्फ उतना ही होगा जितना स्पेसिफिक वर्ड्स का दायरा है। तो अगर स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी स्टेशनरी है, तो एटसेट्रा विल रेफर टू स्टेशनरी ओनली। पक्का समझ आया? लो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको ना पढ़ाना शुरू करता हूं और कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे बेटे। अभी कुछ और एग्जांपल, आ जाओ बेटे। देखो बेटा, एडजुस्टिम जेनरिस एक लैटिन वर्ड है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। मतलब इसका क्या है? ऑफ सेम काइंड और स्पीसीज, मतलब ऑफ सेम कैटेगरी। यानी बेटा जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी होगी, एटसेट्रा को आप उसी कैटेगरी से रिलेट करके ही पढ़ोगे। तो उसने कहा द रूल ऑफ एडजुस्टिम जेनरिस मे बी अप्लाइड व्हेन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी आर यूज्ड। सीरीज ऑफ वर्ड्स यानी स्पेसिफिक वर्ड्स की बात कर रहे हैं। मदर, फादर, बुक, कॉपी, पेन्स, specific words, and then general words follow them। general words जैसे बेटा मैंने आपको बताए थे, etc, like, any other, है ना? ये सब जनरल नेचर के वर्ड्स हैं बेटा। तो अप्लाइंग द रूल ऑफ एडजुस्टिम जेनरिस, द जनरल वर्ड्स कैन नॉट बी अप्लाइड एनी मीनिंग अदर देन दैट ऑफ स्पेसिफिक क्लास और कैटेगरी। तो बेटा जो भी स्पेसिफिक क्लास और कैटेगरी, जो स्पेसिफिक वर्ड्स की मीनिंग होगा ना, वही बेटा उन जनरल वर्ड्स का मीनिंग होगा। यही एडजुस्टिम जेनरिस का पर्पस है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप एटसेट्रा को, एटसेट्रा की बेटा खुद की कोई पहचान नहीं है, एटसेट्रा की खुद की कोई पहचान नहीं है। एटसेट्रा की पहचान किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ दो स्पेसिफिक वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड्स विच वुड अदरवाइज हैव बीन वास्ट। बेटा एटसेट्रा तो बहुत वास्ट है,
is restricted to those words only which fall in the same class or category। तो बेटा एटसेट्रा बहुत वास्ट वर्ड है, लेकिन लॉ ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और लॉ ने कहा है एटसेट्रा को आप पढ़ोगे इन रिलेशन टू दो स्पेसिफिक वर्ड्स। तो जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी होगी, एटसेट्रा विल इंक्लूड वर्ड्स ऑफ दैट कैटेगरी ओनली। ठीक है बेटा, मैं अभी आपको ना बेटा पहले जरा एग्जाम्पल्स थोड़े से पढ़ा दूं, फिर मैं आपको ना एक दो बातें और बताऊंगा इसमें। देखो बेटा, जैसे वर्ड्स लाइक एटसेट्रा एंड द लाइक आर जनरल वर्ड्स which follow specific words, therefore meaning of such words are to be understood in reference to those specific words which precede them। तो याद रखना, जो ये जनरल वर्ड्स होते हैं इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, खुद की कोई पहचान नहीं होती, इनका मीनिंग, ये मीनिंग अपना डिराइव करेंगे फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स। तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग होगा वही जनरल वर्ड्स का मीनिंग होगा। जैसे बेटा लॉ ने प्रोहिबिशन इंपोज करा ऑन इंपोर्ट ऑफ, क्या क्या किस किस के इंपोर्ट पे बैन लगाया, आर्म्स के, एम्यूनिशंस के, और क्या लिख दिया, एनी अदर आइटम। मतलब जनरल वर्ड हो गया बेटा ये एनी अदर आइटम। तो एनी अदर आइटम का क्या मतलब हुआ, बटर, मिल्क, राइस, व्हीट, ये सब भी इंपोर्ट नहीं कर सकता बेटा। अपने आप बताओ बेटा, उन्होंने कहा जनरल वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो ये दोनों बेटे आपके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो आप एनी अदर आइटम में ना इसी कैटेगरी की आइटम्स को लेना। जैसे गन पाउडर, जब आर्म्स और एम्यूनिशन इंपोर्ट नहीं हो सकते तो गन पाउडर भी नहीं हो सकता, बुलेट्स भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बात समझना बेटा, जब एनी अदर आइटम वर्ड यूज किया गया है तो एनी अदर आइटम इज टू बी रेड अलोंग विद दो स्पेसिफिक वर्ड्स। तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग होगा वही आपके जनरल वर्ड्स का मीनिंग होगा। अब जैसे बेटा आपने सेक्शन 45(1)(a) पढ़ा है कैपिटल गेन चैप्टर में, जो कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल असेट, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल असेट। तो बेटा एक बार बताओ, आपका कैपिटल असेट का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। अब उन्होंने रीजंस क्या क्या लिखे हैं, सुनो उन्होंने रीजंस क्या क्या लिखे हैं, फ्लड, वॉर, एटसेट्रा। तो एटसेट्रा बेटा फिर से क्या हो गया, जनरल वर्ड है ना। तो अब बेटा इस जनरल वर्ड को ना पढ़ना है इन रिलेशन टू स्पेसिफिक वर्ड, और ये दोनों आपके कौन से वर्ड हो गए बेटा, ये दोनों हो गए स्पेसिफिक वर्ड। तो बेटा जब उन्होंने फ्लड और वॉर कहा तो मैंने कहा राइट्स भी आ सकते हैं इसमें, दंगे, एनिमी एक्शन भी आ सकता है, टाइफून भी आ सकता है, हरिकेन भी आ सकता है। लेकिन बेटा वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा हो गया, ठीक है, दे वाइफ ने खींच के मारा एक कैपिटल असेट हस्बैंड को, हस्बैंड तो गया, कैपिटल असेट भी गया बेटा। तो बेटा क्या फैमिली क्वारल्स और डिस्प्यूट्स भी आ जाएंगे बेटा क्या इस कैटेगरी में? नहीं बेटा, दे डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो एटसेट्रा में राइट्स, अर्थक्वेक, एनिमी एक्शन, टाइफून, हरिकेन, ये सब तो आ सकता है बेटा, लेकिन फैमिली क्वारल्स और डिस्प्यूट्स नहीं आ सकते, बिकॉज फैमिली क्वारल्स और डिस्प्यूट्स डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है बेटा। अब जैसे आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में लिखा हुआ है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। क्या लिखा है लास्ट में? एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो जो आर्टिफिशियल पर्सन ऊपर कवर नहीं हुए वो सब यहां पर कवर होंगे। मतलब सोसाइटी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, सब के सब आपके उस कैटेगरी में क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ठीक है, वर्ड लगाया हुआ है एटसेट्रा। अब बताओ मेरे को, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये बेटा सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं,
ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, यही तो कैटेगरी है। तो एटसेट्रा का मतलब क्या होगा? एटसेट्रा विल बी रेड इन रेफरेंस टू दोज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो बेटा एटसेट्रा में आप मॉइस्चराइजर को तो इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो अ ब्यूटी प्रोडक्ट, बट बूट पॉलिश को थोड़ी ना कर दोगे बेटा, ब्यूटी प्रोडक्ट है बूट पॉलिश, नहीं बेटा, बूट पॉलिश एटसेट्रा की कैटेगरी में कवर नहीं होता। पक्का? तो याद रखना, जनरल वर्ड्स का उतना ही मीनिंग होगा जितना स्पेसिफिक वर्ड्स का है, जो जनरल वर्ड्स को प्रिसीड करते हैं, मतलब जनरल वर्ड्स से पहले आते हैं। पॉइंट आया? अच्छा, फिर बेटा उन्होंने कहा, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल। ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा। ये रूल कब अप्लाई करेगा बेटा? 5 शर्तें जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी ये रूल अप्लाई नहीं करेगा बेटा। 5 शर्तों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कौन सी 5 शर्तें? देयर मस्ट बी एनुमरेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स। तो बेटा एक बार बताओ, जनरल वर्ड्स डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स। जब स्पेसिफिक वर्ड्स ही नहीं बताए आपने तो जनरल वर्ड का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। मैंने क्या कहा? जनरल वर्ड्स डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड। तो पहले स्पेसिफिक वर्ड बताने जरूरी है ना, तभी तो जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव करेंगे। अगर आपने स्पेसिफिक वर्ड्स ही नहीं बताए तो जनरल वर्ड्स कैसे बताओगे बेटा? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दे मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सर्टेन क्लास और कैटेगरी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक कैटेगरी को वो बिलोंग करने चाहिए, एक कैटेगरी को। अब मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा साइकिल, कॉमा, साइकिल कॉमा, बटर कॉमा, राइफल। बात समझो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। एक स्पेसिफिक वर्ड साइकिल, एक बटर, एक राइफल, एटसेट्रा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बेटा इनका तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। साइकिल, बटर, राइफल का आपस में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है बेटा। साइकिल, बस, कार होती तो मैं कहता मोटर व्हीकल से कैटेगरी है, लेकिन साइकिल, बटर, राइफल का बेटा आपस में कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो ये तो कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करते। अब जब इन्हीं की कैटेगरी असर्टेन नहीं कर पा रहे हो तो एटसेट्रा की कैटेगरी को कैसे असर्टेन कर लोगे? रूल ऑफ एडजुस्टम जेनरिस विल नॉट अप्लाई। फिर जनरल वर्ड्स मस्ट फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। अब सोचो, मैं अगर लिखता हूं से men, women, boys, और मैंने आगे एटसेट्रा लगाया ही नहीं बेटा, जनरल वर्ड बेटा मैंने यूज ही नहीं करा। अब जब जनरल वर्ड यूज ही नहीं करा तो एडजुस्टिम जनरलिस अप्लाई कहां से हो जाएगा बेटा? एडजुस्टिम जनरलिस तभी तो अप्लाई करेगा ना जब जनरल वर्ड होना चाहिए। पक्का बेटा? मेरे ख्याल से समझ आ रहे हैं? पक्का बेटा बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सुनो चौथी कंडीशन बेटा इंपॉर्टेंट। द स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द होल कैटेगरी। बेटा अब ये सुनो जरा बेटा, अब हुआ क्या, आपने जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करे ना वो बेटा उस कैटेगरी को ही एग्जॉस्ट कर देते हैं जिस कैटेगरी से वो रिलेटेड है। मतलब बेटा उस कैटेगरी में और कोई बचा ही नहीं डालने वाला बेटा। अब सुनो, आपके लॉ में लिखा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, फाइन विल बी imposed on men, women, boys, transgenders, etc. Men, women, boys, transgenders, etc. मतलब बेटा मैंने सबको कवर कर लिया, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर भी कवर कर लिया। लो बेटा मैं और एक काम करता हूं, मैं मेन, विमेन, बॉयज की जगह ना मैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कर देता हूं। फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन मेल,
फीमेल ट्रांसजेंडर्स, बेटा सारे तरह के लोग कवर कर लिए मैंने, एटसेट्रा। अब मुझे एक बात बताओ, फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एटसेट्रा। बेटा कैटेगरी क्या बनती है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एटसेट्रा की? मेरे ख्याल से ह्यूमन बींग्स है ना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। अब मुझे एक बात बताना, सिंपल बात आपसे पूछूंगा बेटा, कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ह्यूमन बीइंग वाली कैटेगरी को कवर करते हैं, है ना? तो बताओ एटसेट्रा विल बी रेड इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग। अब मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, इन तीनों के अलावा कौन सा ह्यूमन बीइंग बचता है, ये बता दो बेटे, कौन सा बच गया? कोई चौथी कैटेगरी भी होती है बेटा, तीन ही सुनी थी मैंने, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या बीच का ट्रांसजेंडर। ये चौथी कोई कैटेगरी है जो एटसेट्रा में कवर हो सके? नहीं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक वर्ड्स ने पूरी कैटेगरी को ही एग्जॉस्ट कर दिया। तो बेटा एटसेट्रा के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हमने तो सारे स्पेसिफिक वर्ड्स ही मेंशन कर दिए उस कैटेगरी के, तो एटसेट्रा में क्या डालोगे? एटसेट्रा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो बेटा इसका मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स हैव एग्जॉस्टेड द एंटायर कैटेगरी टू विच दीज स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग। पक्का? तो याद रखना, कंडीशन है स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द होल कैटेगरी। एग्जॉस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट कर दिए तो रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस अप्लाई ही नहीं हो पाएगा बेटा। पॉइंट समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? पक्का? और बेटा देयर इज नथिंग टू शो दैट अ वाइडर मीनिंग वॉज इंटेंडेड। बेटा कई बार पता है लॉ का जो इंटेंशन होता है ना, लॉ का इंटेंशन होता है वाइडर, मतलब हम जनरल वर्ड्स की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, हम जनरल वर्ड के मीनिंग को बहुत वास्ट करना चाहते हैं। अभी तक तो हम जनरल मीनिंग को, जनरल वर्ड्स को, उनके मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, एज पर स्पेसिफिक वर्ड्स। लेकिन अब हम, लॉ की इंटेंशन है हम जनरल वर्ड्स के मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वाइडर करना चाहते हैं, स्कोप ब्रॉडन करना चाहते हैं। तो अगर बेटा ये इंटेंशन है लेजिस्लेचर का, तो उस केस में एडजुस्टम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है बेटा? क्योंकि बेटा देखो एडजुस्टम जनरस कहता है सेम कैटेगरी के, लेकिन अगर लॉ का इंटेंशन है कि हम वाइडर मीनिंग देंगे, मतलब जो सेम कैटेगरी के हैं वो तो है, आएंगे ही आएंगे, जो डिफरेंट कैटेगरी के हैं वो भी आएंगे, तो बेटा एडजुस्टम जनरस की तो बात ही नहीं रही ना। एडजुस्टम जनरस का तो मतलब ही ऑफ सेम काइंड, सेम स्पीसीज, सेम कैटेगरी, लेकिन हम सेम कैटेगरी के तो ले ही नहीं रहे। लॉ कह रहा है वाइडर मीनिंग देना है, वाइडर मतलब सेम कैटेगरी के तो लेने ही है, डिफरेंट कैटेगरी के भी लेने हैं। अगर ये लॉ का इंटेंशन है, एडजुस्टम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल। बेटा ये रूल कब अप्लाई नहीं करेगा? पहला तो ऊपर हो गया बेटा, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई बेटा, एडजुस्टम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता। 5 शर्तें हैं, पांचों का अप्लाई होना जरूरी है। और सेकंड, इफ कोर्ट डिसाइड्स नॉट टू अप्लाई द रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस, ये सुनना बेटा, अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर केस में हम एडजुस्टम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर एडजुस्टम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे बेटा कंपनीज एक्ट का ना सेक्शन 433 है, जिसने कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है। किस चीज की? कि कोर्ट मे ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन 6 ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर क्लॉज ए टू एफ। मतलब बेटा क्लॉज ए से लेके क्लॉज एफ में 6 ग्राउंड्स लिख रखे हैं, जिन वजहों से कोर्ट कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है। 6 ग्राउंड्स, उनमें से बेटा छठा ग्राउंड पता क्या है? छठा है एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। वही बात आ गई बेटा, जनरल वर्ड है, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड।
तो इस केस में बेटा कोर्ट ने कहा था, ये केस है बेटा बकायदा, इस केस में कोर्ट ने कहा था दैट द वर्ड्स जस्ट एंड इक्विटेबल आर नॉट टू बी रेड एडजुस्टिम जेनरिस विद द ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर क्लॉज ए टू ई। मतलब बेटा, मतलब एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड्स के मीनिंग से डिराइव नहीं करना है। मतलब यह मत करना कि पहले जो 5 ग्राउंड थे, छठा ग्राउंड एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड उन्हीं 5 ग्राउंड से मिलता जुलता होना चाहिए। नहीं बेटा, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट ये बात तो आपको याद आएगी बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी सेम बात लिखी है। आप खोल के पढ़ना बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, 2 केस थे, विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में सबसे लास्ट था एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट। मतलब बेटा, पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। आपस में बेटा एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। डेडलॉक हो चुका है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने को तैयार नहीं है। कोर्ट कहती है ऑर्डर कर दो। तो एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड इज नॉट टू बी रेड एडजुस्टिम जेनरिस विद ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर क्लॉज ए टू एफ। मतलब जरूरी नहीं है कि एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड उन्हीं 5 ग्राउंड से मिलता जुलता हो, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लो बेटा, आपके प्राइमरी रूल्स बेटा सारे कवर हो गए हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कवर करेंगे हम अपने सेकेंडरी रूल्स। मेरे ख्याल से बच्चे प्राइमरी रूल्स हमने 6 करे हैं बहुत डिटेल में, सारे मेरे ख्याल से क्लियर हुए हैं बेटा, पक्का। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।